तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सबसेट से और यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। तो क्या होता है ये वेन डायग्राम, क्यों बनाते हैं वेन डायग्राम, तो वो आज हम सीखेंगे इस क्लास में। इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, दो सेट्स के डिफरेंस अगर निकाले तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आज ये सब सीखने के लिए मेरे क्लास में एंड तक बने रहिए। तो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम का पूरा श्रेय जाता है मिस्टर जॉन वेन को, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन उनके काम, उन्होंने वेन डायग्राम के ऊपर क्या काम किया उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो इस वेन डायग्राम में उन्होंने ये कोशिश किया कि दो सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को वो एक पिक्चर के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर पाए, एक डायग्राम के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर पाए। दो सेट्स के बीच में अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, सर कौन सा ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन इनटू, ये वाला अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं दो सेट्स के बीच में, तो मेरा फाइनल आंसर कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम को एक्चुअली में एक रेक्टेंगल के थ्रू और क्लोज्ड कर्व्स यानी कि सर्कल्स, मोस्टली सर्कल्स ही लेते हैं, सर्कल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो रेक्टेंगल होता है वो आपको दर्शाता है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये मैं पिछले 2-3 क्लासों से मैं बताते जा रहा हूं आपको। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा यूनिवर्सल सेट और सबसेट क्या होते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा होगा यूनिवर्सल सेट। जो रेक्टेंगल मैं बनाता हूं ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे यूनिवर्सल सेट को। ये होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा। यूनिवर्सल सेट से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। और यूनिवर्सल सेट के नीचे आते हैं सबसेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सबसेट होंगे उसको मैं दिखाऊंगा सर्कल्स के थ्रू। सर्कल बना के दिखाऊंगा। सर्कल, मैं सर्कल बना सकता हूं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अपने यूनिवर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट मेरा यूनिवर्स है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो यूनिवर्स है मेरा यूनिवर्सल सेट है, और जो मेरा प्लैनेट्स है ना वो सबसेट है। क्या प्लैनेट्स यूनिवर्स के सबसेट नहीं हो सकते? तो आप कहोगे सर हो सकते हैं, कि यूनिवर्स के अंदर ही आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो मेरे यहाँ पे एलिमेंट है, जो भी प्लैनेट्स होंगे हमारे 8 प्लैनेट्स जो भी हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर ही तो आते हैं ना। तो प्लैनेट्स एक सबसेट है यूनिवर्स का। तो मैं मान सकता हूं ये जो सर्कल है ना, ये सबसेट, ये वाला, ये प्रॉपर सबसेट जो होता है, उसको मैं यहां लिखता हूं। ये हो गया मेरा प्लैनेट, ये हो गया मेरा प्लैनेट्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या सारे स्टार्स भी यूनिवर्स के अंदर नहीं आते? तो मैं कह सकता हूं यस सर, स्टार्स भी आते हैं। स्टार्स भी सबसेट होते हैं यूनिवर्स के। तो इस स्टार्स को मैं इस सर्कल को मान लेता हूं, ये है मेरा प्रॉपर सबसेट यूनिवर्स का। ये भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि गैलेक्सी भी आती है, गैलेक्सी भी सबसेट होती है यूनिवर्स की। तो आप कहोगे यस सर, तो मैं गैलेक्सी का भी एक बना सकता हूं। यहां पे ये लो गैलेक्सी भी बना दिया मैंने, ये हो गया मेरा गैलेक्सी। तो ये क्या है, ये है एक वेन डायग्राम। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, जहां पे आप एक रेक्टेंगल के थ्रू दिखाते हो कि वो एक यूनिवर्सल सेट है, और अंदर वाले सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं उस यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट्स को। ओके बच्चों, इसी चीज को अब हम समझेंगे एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पे एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट्स उसके अंदर। और एक सेट दे रखा है मेरे को कैपिटल ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया था ए जो है वो सबसेट है मेरे यूनिवर्सल सेट का। तो इस चीज को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को मैंने आपसे बोला था कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, अच्छा सा बढ़िया सा एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये मेरा दर्शाता है कि ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या रखना है? इसके अंदर मुझे इसका सबसेट रखना है, जो कि क्या है? ए है। मेरे से बोला गया कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए। तो एक सर्कल बनाओ यहां पे, बस एक सर्कल हो गया मेरे बच्चों, एक सर्कल। अच्छा ये बताओ कि सबसेट का ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जो भी एलिमेंट ए के अंदर आते हैं ना वो ए के अंदर ही लिख डालना। जो भी एलिमेंट ए के अंदर आते हैं वो उस एलिमेंट को इस सर्कल के अंदर लिख डालो। मैं बोल रहा हूं 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। अच्छा आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। आपने ए के अंदर हो या ये जो सेट है ए, ये एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है ना। तो आपने ये सारे एलिमेंट्स लिख डाले। अब इसको ना यहां पे देखो, यहां पे यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट? आप बोलोगे 1 है, तो आपने यहां पे 1 लिख दिया।
आप बोलेगा 2 है, लेकिन 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया है इस सर्कल के अंदर, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी समझ गया कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 भी आता है, तो ये मेरा हो गया 1 आ गया। क्या 3 लिखा था मैंने? यहाँ पे नहीं लिखा था, तो 3 भी लिखो, यहाँ पे 3 हो गया मेरा। और कौन कौन सा आएगा यहाँ पे? 4 लिख दिया मैंने, 5 आएगा। 6 लिखा हुआ है तो 7 भी आएगा यहाँ पे। 8 लिखा हुआ है, अब 9 आएगा। तो ये हो गया मेरा एक रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का। तो ये है मेरा सबसेट ए और ये है मेरा यूनिवर्सल सेट यू, और इसके सारे एलिमेंट्स यू के, ये सारे एलिमेंट्स तो यू के अंदर ही है, ए के अंदर वाले एलिमेंट्स मैंने यहां रखे हुए हैं। तो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। यहां पे मेरे को यूनिवर्सल सेट दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में जो था वही है, यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। ये मेरा ए सेम है, मैंने यहाँ पे एक बी और सेट इंक्लूड कर दिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 4,6। अब आप देख सकते हो कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे एलिमेंट्स यू के अंदर भी आते हैं, तो ए जो है वो सबसेट होगा मेरा यूनिवर्सल सेट का। और आप देख रहे हो यहाँ पे 4,6 वो भी मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है मेरे बच्चों, तो ये भी क्या होगा? एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, आप एक और चीज यहाँ पे नोट करो, जो 4 और 6 है वो ए के अंदर भी आता है। इस बी के जो 2 एलिमेंट्स हैं ये ए के अंदर भी आते हैं, तो इसका मतलब ये है बी भी यहाँ पे सबसेट होगा ए का। बी भी यहाँ पे क्या होगा? सबसेट होगा ए का। तो इस चीज को कैसे बनाए? तो आपको एक चीज तो पक्का पता है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दो। तो मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आता है? आप बताओगे सर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट आता है ए, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट आता है ए, इस सेट का नाम दे दिया मैंने बी। तो आप बोलोगे सर बी बनाने की तो जगह ही नहीं छोड़ी आपने। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पे सबसे बड़ा था यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट था ए, था कि नहीं था? आप बोलोगे सर ए से बी छोटा था बी, तो बी सबसेट होगा ए का। तो मैं क्या करूंगा? यू सबसे बड़ा बाहर वाला, उसके बाद ए, और उसके बाद जो बी छोटा था वो इसके अंदर बनाऊंगा मैं। समझ रहे हो? क्योंकि बी जो है ना वो ए का ही सबसेट है। जितने जितने सबसेट बढ़ते जाएंगे उतना उतना आप सर्कल्स अंदर बनाते जाओगे, राइट? तो इसका नाम हो गया बी। तो सबसे पहले छोटे से नंबर करना ना, एलिमेंट्स को लिखना सबसे छोटे वाले सर्कल से स्टार्ट करो। तो बी के अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे 4 और 6, तो मैंने लिख दिया 4 और ये मैंने लिख दिया 6। अब बच्चे कौन से एलिमेंट यहाँ पे 4 और 6 के अलावा? आप बोलोगे सर 2 है, 8 है, 10 है। 2, 8, 10 वो ए में लिख डालो। ये हो गया मेरे ए के अंदर 2, ये हो गया मेरे 8 और ये हो गया मेरा 10, 3 एलिमेंट्स। तो ये सारे एक्चुअली में ए के अंदर ही तो आ गए ना, 2, 8, 10, 4, 6 ये सारे ए के अंदर आ गए। और बी के अंदर कौन से? सिर्फ 4 और 6 है। ओके, अब इसमें से जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाओ। कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं? तो आप कहोगे सर ये सारे मैंने लिख दिए, 2, 4, 6, 8, 10 सब कंप्लीट हो गया मेरा। अब जिसको इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो इस यूनिवर्सल सेट, इस रेक्टेंगल के अंदर लिख के दिखाओ। तो ये हो जाएगा मेरा 1, 2 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ, 3, 4, 5 नहीं लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है, सारे इवन नंबर्स लिख डालो 10 तक के। तो ये हो जाएगा 7 और यहां पे हो जाएगा 9। तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन किसका? एक वेन डायग्राम का। आसान है ना मेरे बच्चों? तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 5 इंटू 13 करो तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 13 65 होता है। तो आपने यहां पे क्या करा? आपने एक पेयर ऑफ नंबर्स पे एक ऑपरेशन किया, मल्टीप्लिकेशन, उससे मेरे एक रिजल्ट आया 65। तो ऐसे ही यहां पे भी सेट्स के अंदर कुछ सर्टेन ऑपरेटर्स होते हैं, जब 2 सेट्स के बीच में उस ऑपरेटर्स को लगाते हो तो एक सर्टेन रिजल्ट मिलता है मेरे को। तो क्या होते हैं वो ऑपरेटर्स, वो आप यहां पे देख सकते हो। पहला मेरा ऑपरेशन होगा यूनियन ऑफ सेट्स, मैं 2 सेट्स के बीच में यूनियन करूंगा। दूसरा मेरा ऑपरेटर होगा इंटरसेक्शन, मैं 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन कराऊंगा। तीसरा मेरा ऑपरेशन होगा मैं 2 सेट्स के बीच में डिफरेंस कराऊंगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखते हैं इसको डीपली सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स से। तो यहां पे हम समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को एक एग्जांपल के थ्रू। यह है मेरा एक सेट ए और यह है मेरा एक सेट बी, कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर और इसके अंदर भी। तो ए यूनियन बी एक्चुअली होता क्या है? तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे बच्चों। लेकिन यहां पे जो ए और बी के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको 2-2 बार नहीं लिखेंगे, उन कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे। सर बोर्ड पे समझाओ ना, समझाता हूं। ये देखो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिखते हैं, यूनियन का साइन ये होता है, ऐसे लिखते हैं यूनियन, यू यूनियन, ठीक है। इसका आंसर होगा ए यूनियन बी। अगर मैंने लिख दिया, मेरे एक सेट हो गया ए, मेरे एक सेट हो गया बी, दोनों के बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया मैंने यूनियन का। कौन सा ऑपरेटर? यूनियन का। इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसा सेट फॉर्म करेगा, एक ऐसा रिजल्ट देगा मेरे को जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा।
तो यहां पे सबसे पहला मेरा एलिमेंट आ गया 2, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ गया 4, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ गया 6, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ गया 8। अब कौन से एलिमेंट बचे बी में? आप देखो 6 और 8 को मैं ऑलरेडी एक एक बार लिख चुका हूं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे दोबारा। जो बचे हुए एलिमेंट है बी के अंदर उसको यहां पे लिख दो 10, 12। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी का आंसर। तो मेरे बच्चों आप यहां पे बोल सकते हो सर यहां पे यूनियन है, यूनियन का मतलब दोनों को मिलाना होता है, तो मिलाते टाइम यहां पे एक बात बताओ मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितना है यहां पे? तो आप बोलोगे सर यहां पे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं यहां पे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है यहां पे? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो 4 और 4 मिलकर 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन सर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एक्चुअल में कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है सर, 2 कम गायब हो गए। ये एक्चुअली में 8 आना चाहिए था, 2 यहां पे कम आया। तो ऐसा क्यों आया? तो ऐसा इसलिए आया मेरे बच्चों क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लेना है। तो मेरे बच्चों हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सेट ए दे रखा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, सारे वोवल्स का सेट है ये। और यहाँ पे एक सेट है बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, ए कॉमा आई कॉमा यू। तो यहां पे बोला है कि एक्चुअली बताओ कि ए यूनियन बी क्या है? तो आप लिखोगे ए यूनियन, यूनियन क्या है? हमारा ऑपरेटर जो दो सेट्स को मिलाता है। तो उसके अंदर क्या क्या आने चाहिए मिलाने के बाद? ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखो पहले, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। इसके बाद अब बी के सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन ए और आई मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, यू भी लिख चुका हूं। तो इसका मतलब है मेरा सेट खत्म, ये आ गया, बी के कुछ लिखना ही नहीं पड़ा मेरे को। तो यहां पे मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ए यूनियन बी एक्चुअली में और कुछ नहीं, यहां पे इस क्वेश्चन में ये ए के बराबर ही, सेट ए के बराबर है, इक्वल टू सेट ए ही है। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक बात बताओ यहां पे मेरे को, क्या ये जो बी सेट है ये आपको ए का सबसेट लग रहा है? यहां पे जो बी सेट है मेरा, क्या ये ए का सबसेट है? बी सेट के सारे एलिमेंट्स, यहां के सारे एलिमेंट्स मेरे को ए सेट में भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पे मेरा बी क्या है? एक सबसेट है ए का। अगर ऐसा हो जाए, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए। समझे बच्चे? तो यहां पे जब भी मेरा बी सबसेट होगा ए का, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, ए को और बी को मिलाऊंगा, तो मेरा आंसर ए ही आएगा हमेशा, बड़ा वाला सेट ही आएगा हमेशा। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम पे कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल जो कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं लिख देता हूं यू, और इसमें दो मेरे सेट हैं जिसका नाम है ए और बी। ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। ये एक सबसेट है ए और ये एक सबसेट है बी। इस ए सबसेट और बी सबसेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे आते हैं ए यूनियन बी में, और उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार आता है। तो इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, और साथ ही साथ ए यूनियन बी के अंदर बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। और जो पार्ट ए और बी के बीच में कॉमन है वो एक बार आएगा, तो मैं उसको भी मार्क करूंगा। तो ये होता है मेरा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब सब कुछ। इसी चीज को हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो बच्चों इसी वेन डायग्राम को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास दो सेट है ए और एक सेट है बी। तो आप बताओ यहां पे ए यूनियन बी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यहां पे ए यूनियन बी होना चाहिए ए सेट के सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8 और बी सेट के भी सारे एलिमेंट एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। तो यहां पे 6 और 8 दोनों में ही कॉमन है, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को बी के यहां पे लिख दो 10 और 12। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। इसको अब मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं दिखाऊंगा। ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, बाहर वाला जो रेक्टेंगल। इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा? एक सेट ए बनाऊंगा, ठीक है जी, एक सेट बी भी बनाऊंगा। तो पहले आप एक काम करो, ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिख डालो। तो आप बोलेगे सर 2 और ये 4 और यहां 6 और यहां 8। अब हमें बी सेट बनाना है। बी सेट कैसे बनाएंगे? तो आप देखो मेरे बच्चों 6 और 8 बी के अंदर भी आता है। तो हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम बार बार चीजों को रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 8 एक बार आ गया ना, तो इसी के ऊपर से एक सर्कल बनाओ, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है 10 और 12 उसको यहां लिख डालो 10 और 12।
तो मेरे बच्चों आप देख सकते हो यहां पे कि 6 और 8 दोनों सेट में कॉमन है, तो इसलिए दोनों सर्कल में भी कॉमन एरिया में ही 6 और 8 एलिमेंट आएगा मेरा। अब ये मेरा क्या दर्शाता है, ये पूरे का पूरा सर्कल देखो, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 10 12, ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के हैं। तो इसका मतलब ये पूरा जो सर्कल है ना, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल दिखाता है ए यूनियन बी, ये पूरा सर्कल मेरे को दिखाता है ए यूनियन बी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स के ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है जरा देखते हैं एक बार। अगर मैं ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख दूं, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मैं 2+3 बोलूं या मैं 3+2 बोलूं, क्या आंसर पे कुछ फर्क पड़ता है? आप बोलोगे नहीं, 2+3 भी 5 होता है और 3+2 भी 5 होता है। वैसे ही यहां पे ए यूनियन बी बोलूं या फिर मैं बी यूनियन ए बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, या आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। अब चलते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। मैं बोल रहा हूं यहां पे मेरे पास 3 सेट्स है और तीनों सेट्स के बीच में मैं यूनियन करा रहा हूं, तो ए बी और सी, और तीनों के बीच में मैं यूनियन करा रहा हूं। और मैंने बोला पहले मैं क्या कराऊंगा, पहले मैं ए और बी का यूनियन कराऊंगा, फिर उसका उस एक फाइनल सेट आएगा ना, ए और बी का यूनियन करा के एक फाइनल सेट आएगा, उसका यूनियन मैं सी से कराऊंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले मैं क्या करूं, पहले मैं बी और सी का यूनियन करा के, पहले मैं बी और सी का यूनियन करा के क्या उसके रिजल्ट को मैं ए से यूनियन करा सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग। आप ग्रुपिंग कर रहे हो यहां पे। अगर मैं 2+3+5 लिखूं और पहले मैं 2+3 जोड़ूं 5, उसके बाद मैं उसको मैं 5 ऐड करूं, तो ये आंसर आएगा 10। अच्छा इसी को अगर मैं 2+3+5 लिखूं और यहां पे पहले मैं 3+5 को जोड़ूं और उसके बाद उसके आंसर को 2 में ऐड करूं, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, 3+5 8 और यहां पे 2+8, तो ये हो जाएगा मेरा 10। देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं कैसे भी लिख सकता हूं, मैं कैसे भी ग्रुपिंग कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। आपने बचपन में एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा हुआ, किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। क्यों? किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूं, मेरा वही आंसर आना चाहिए, वही सेम नंबर आना चाहिए मेरा आंसर। मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए? मैं 6 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 6 आ जाए? तो आप कहोगे सर 0 ऐड करो। तो ऐसे ही यहां पे भी एक एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहां पे भी लगेगी। कैसे? इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो एक सेट है मेरे पास ए और मैं उसका यूनियन कराना चाहता हूं 5 के साथ। देखो नंबर्स में 0 था, अब यहां पे सेट है तो 5 है। क्यों? 5 एक एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ नहीं है, 0 है मानो उसको भी। तो अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं 5 के साथ, तो इसका मतलब मेरा आंसर आता है ए ही। मैं किसी नंबर को जोड़ रहा हूं 0 के साथ, तो आंसर तो मेरा वही नंबर आ रहा है, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो ऐसे यहां पे भी 5 का कोई महत्व नहीं है। मैं एक नंबर को जोड़ रहा हूं ऐसे सेट के साथ जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो मेरा यही वाला सेट यहां पे आंसर के रूप में आएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? अगर मैं एक सेट लेता हूं ए और उसका मैं यूनियन कराता हूं उसी सेट के साथ, तो मेरा आंसर भी कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर भी मेरा ए ही आएगा। इसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट्स है 1,2, इसके अंदर भी मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, मान लो 1,2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पे 1,2, यहां पे भी अगर मैं एक एलिमेंट लिखूं 1,2, जब मैं इसका यूनियन कराऊंगा, ए का और ए का यूनियन कराऊंगा, इन दोनों का यूनियन कराऊंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसमें 1 है, इसमें 2 है और यहां पे भी वही चीज है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो ये 1,2 ही आएगा मेरा आंसर। तो इसलिए जब मैं ए का यूनियन उसी सेम सेट के साथ कराता हूं, तो मेरा आंसर वही सेम सेट आता है। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ यूनियंस के अंदर, जिसका नाम है द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट।
इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें क्या करना है, हमें यूनिवर्सल सेट का यूनियन कराना है एक सेट ए के साथ। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक बात बताओ, यूनिवर्सल का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, जो सबसे बड़ा हो। जब मैं ए से कंपेयर कर रहा हूं तो यूनिवर्सल सेट उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर मैं इंफिनिटी के अंदर मैं एक को ऐड करता हूं, इंफिनिटी के अंदर अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो तब भी मेरा आंसर इंफिनिटी ही आएगा। तो ऐसे ही यहां पे यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं ना तो मेरा आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल लॉ। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में सब कुछ। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहां पे मेरे को एक सेट दे रखा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और यहां पे मेरे को एक और सेट दे रखा है जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो उसको लिखने का तरीका पढ़ो। ए इंटरसेक्शन बी का कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये है वो ऑपरेटर। एक ऑपरेटर हमारा हो चुका यूनियन। ये कौन सा ऑपरेटर है? इसका नाम है, ये कौन सा ऑपरेटर है? इस ऑपरेटर का नाम है इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जब मैं ए एक सेट को और बी एक सेट को, दोनों को एक ऑपरेटर इंटरसेक्शन के थ्रू एक साथ लेके आऊं तो यहां पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर जो दोनों में कॉमन होगा। सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास 6 और 8 है, यहां पे भी 6 और 8 है। तो इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं जो मेरा सेट ए और सेट बी में कॉमन हो। तो ये हो गया मेरे दो एलिमेंट्स। तो मेरे बच्चों यहां पे हम समझते हैं इंटरसेक्शन को एक और एग्जांपल से। यहां पे मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर वॉवल्स लिखे हुए हैं, यहां पे मेरे पास एक और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर कुछ और अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ए और बी का दो सेट है, इनके बीच में एक ऑपरेटर इंटरसेक्शन लगाना चाहूं तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या रिजल्ट बनेगा जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन कराऊंगा? तो जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन बनाऊंगा तो आप कहोगे सर दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आएंगे। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माने सर यहां पे ए है, यहां पे भी ए है तो ए आ गया, यहां पे ई है, यहां पे नहीं है तो ई नहीं आएगा, आई है तो आई भी आएगा, और कौन सा एलिमेंट है कॉमन? यू। यू दोनों में है तो यू भी आएगा। तो ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी मेरा कौन सा सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है ए, आई और यू। क्या ये सेम नहीं है बी के? यही तो सेम सेट है बी का भी, तो ये इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब मेरा ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया? बी के बराबर आया। किसके बराबर आया? बी के बराबर आया। क्या ये हमेशा पॉसिबल? नहीं, हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा बी सबसेट होगा मेरे ए का। यहां पे बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि बी सबसेट है ए सेट का। अगर ऐसा है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ सेट बी। अच्छा, ये मैंने थोड़ी देर पहले यूनियन से भी समझा था। कैसे समझा था? उसमें क्या था? अगर मैं इसमें पूछता ए यूनियन बी क्या होता तो आप बोलते हैं सर ए यूनियन बी यहां पे होता, ए यूनियन बी होता यहां पे सेट ए। क्यों? जब भी बी एक सबसेट हो ए का, जब भी बी सबसेट हो एक ए का, तो यहां पे ए यूनियन बी क्या होगा? मेरा बड़ा वाला सेट होगा। जब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो छोटा वाला सेट होगा। यूनियन बड़ा होता है ना, जब आप मिलाते हो तो बढ़ जाता है। ऐसे याद कर लो, जब आप मिलाते हो दो सेट्स को, यूनियन कराते हो तो बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा आंसर यहां पे होगा ए यूनियन बी में बड़ा वाला सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ले रहे हो दोनों के अंदर के, तो सेट छोटा हो जाता है। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन भी बी होगा, छोटा वाला सेट। बच्चों अब हम ना इंटरसेक्शन को ना वेन डायग्राम पे बना के देखेंगे। वेन डायग्राम पे तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको वेन डायग्राम पे। तो ये मेरे एक सेट है ए, ये मेरे एक सेट है बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहां पे, तो आप बोलोगे मेरे बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी होगा सेट, कौन कौन से इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे के सारे यहां पे लिख दो। यहां पे कॉमन होगा 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहां पे 2, 3, 5, 7 ये सारे 10 के अंदर ही आते हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में ये सारे नंबर आते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ये सारे होंगे 2, 3, 5, 7। अब आप मेरे को बताओ क्या ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया है? ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में यहां पे किसके बराबर है? बी के बराबर है। किसके बराबर है? बी के बराबर है। क्यों? ये आपको पता है, क्योंकि यहां पे जो बी है मेरा, जो बी मेरा सेट है वो सबसेट है मेरे ए का। बी मेरा सबसेट है ए का। जब बी ए का सबसेट होता है तब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है? छोटा वाला सेट। ये बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बी सेट।
चलो इसको ना वेन डायग्राम से समझते हैं, कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाया हमने जो एक यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। ये मेरे एक यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा। इसके अंदर मेरे को दो सेट बनाने, माने दो सर्कल्स बनाने हैं सबसेट्स के, ए का और बी का। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, ए को बनाता हूं। ए को बना दिया मैंने, ए को बना दिया। अब क्या करना है मेरे को? बी को बनाना है, तो मैंने बी को भी बना दिया। सर ऐसे क्यों बनाया? ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपसे बोला ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट ही ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो कॉमन तो तभी बन सकता है ना जब मैं दोनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा, ऐसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कराऊंगा। तो इसी वाले एरिया को तो कॉमन एरिया बोलेंगे हम, इसी वाले एरिया को कॉमन एरिया बोलेंगे। तो यहां पे ये मेरा ए है और यहां पे ये मेरा बी है। एक काम करना, बी को ना थोड़ा छोटा बना लेना। मैंने बड़ा बना लिया क्योंकि बी के अंदर बहुत कम एलिमेंट्स है, तो बी छोटा बनेगा। तो यहां पे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं? 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स जो है ना, इसके अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स हो गए, इसको यहां मत लिखना, इसको यहां लिखना, इस गैप में लिखना। जैसे कि सर 2 लिख दो यहां पे, जैसे कि सर 3 लिख दो, 5 लिख दो और 7 लिख दो। ये हो गया यहां पे। और यहां पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं थे। कौन कौन से? 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और कौन सा? 10 भी हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स यहां पे आएंगे। तो एक्चुअली में मेरा ए इंटरसेक्शन बी पता है कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी के ये है, मेरे ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स है जो ए के अंदर भी आते हैं और वो बी के अंदर भी आते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब हम सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। जैसे कि पहला वाला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने यूनियन ऑफ सेट्स में भी पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी को क्या मैं लिखता हूं? बी इंटरसेक्शन है। तो आप मेरे को बताओ क्या इससे कुछ फर्क आएगा? क्या इससे कुछ फर्क आएगा अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख दूं? मैं ए के जगह पे पहले बी को लिख दूं और बी के जगह पे बाद में मैं ए को लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं लाएगा क्योंकि इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं 3 इंटू 5 बोलूं या मैं 5 इंटू 3 बोलूं, आंसर तो 15 ही आना है। तो ये हो गया मेरा पहला प्रॉपर्टी। तो यहां पे अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर मैं 3 सेट लेता हूं ए बी और सी और तीनों का इंटरसेक्शन कराता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें सबसे पहले मान लो मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कराता हूं, मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कराता हूं। इस इंटरसेक्शन कराने के बाद जो मेरे सेट बनेगा, नया सेट जो मेरे को मिलेगा इंटरसेक्शन कराने के बाद, उसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए से कराऊंगा तो क्या ये बराबर होगा मेरे, क्या ये बराबर होगा मेरे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में सी मैंने लिख दिया ऐसे, और मैं पहले यहां पे ए इंटरसेक्शन बी करा रहा हूं। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी कराऊंगा तो कुछ एक सेट मिलेगा मेरे को, उस सेट का मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा सी के साथ। तो क्या इन दोनों के आंसर सेम होंगे? तो आप बोलोगे यस सर सेम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं 3 इंटू 4 इंटू 8, जिसमें मैं पहले 3 इंटू 4 करूं, जिसको बोलते हैं 12 इंटू 8, इसका आंसर 96 आएगा। या फिर अगर मैं इसको लिखूं 3 इंटू 4 इंटू 8, जिसमें मैं पहले 4 इंटू 8 करूं, जिसका आंसर आता है क्या? 4 8 जा 32। 32 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर 96 आएगा। तो यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ग्रुपिंग करते हो। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी। तो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम बोलते थे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या था? अगर मैं किसी सेट ए को लेता हूं, उसका इंटरसेक्शन मैं कराता हूं 5 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो आप एक बात बताओ मेरे को कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, 5 के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, और आपको कॉमन निकालना है। यहां पे ए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालना है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, 5 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भाई क्या कॉमन निकालोगे? 5 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी हमारी यूनिवर्सल लॉ वाली। उसमें क्या था? अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराता हूं ए के साथ, अगर मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे, मान लो रियल यूनिवर्स ही है अपना, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर प्लैनेट्स है, ठीक है, ये एक यूनिवर्स है और ये प्लैनेट्स है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराता हूं तो इसका मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर आने वाले सारे कॉमन एलिमेंट्स को मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, क्या यूनिवर्सल के अंदर, यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स नहीं आते? तो आप बोलोगे सर यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड सब कुछ आते हैं। तो यहां पे जो प्लैनेट्स आएगा वो इस सेट में भी है, तो प्लैनेट्स दोनों में कॉमन है, तो मैं यहां पे प्लैनेट्स ही लिखूंगा। तो प्लैनेट्स एक्चुअली में है क्या? मेरा सेट ए है। तो यहां पे जब भी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप ए किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कराते हो तो यहां पे मेरे को छोटा वाला सेट ही मिलता है। अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो था आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या था? आइडेम्पोटेंट का मतलब आइडेंटिकल।
जाने अगर मैं ए सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ कराऊं, मान लो यहां पे दो एलिमेंट्स है 1,2, यहां पे भी दो एलिमेंट्स है 1,2, यहां पे मैं हमेशा लिखता हूं वो वाले एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं दोनों सेट के, तो यहां पे 1, 2 दोनों ही कॉमन है, तो एक्चुअली में 1, 2 है क्या, ए ही है। तो जब मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन कराता हूं उसी सेट के साथ, तो मेरा आंसर आता है वही सेट मेरे बच्चों। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सेट ए। यहां पे मेरे बच्चों एक और नई प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। वो क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमने यूनियन ऑफ सेट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम यहां पे इन्वॉल्व करके एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। तो क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कराता हूं बी यूनियन सी के साथ, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कराता हूं बी यूनियन सी के साथ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आपको याद होगा हम बचपन में ऐसे मैंने बोल दिया 6 इंटू 100 प्लस 2, बताओ मेरे को क्या होता है 6 इंटू 100 प्लस 2। तो आप बोलते हो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 2, इसको ऐसे भी लिखते थे। तो वही चीज है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, उसको वेन डायग्राम के थ्रू एक बार समझते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताओ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता था। तो मेरे बच्चों अब हम समझने वाले हैं हमारे 6th प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये मेरा LHS, ये मेरा RHS, मैं LHS भी बनाऊंगा वेन डायग्राम और RHS का भी एक वेन डायग्राम बनाऊंगा। हम देखेंगे क्या दोनों के वेन डायग्राम सेम है। तो चलते हैं अपने LHS की तरफ, जो ये है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सबसे पहला स्टेप यहां पे B यूनियन C बनाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाओ जो कि एक रेक्टेंगल के शेप में बनाते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 3 सबसेट्स कौन कौन से हैं? A, B और C। तीनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करके बनाओ। ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया B और ये मेरा हो गया C। अब मेरे को बनाना है B यूनियन C। B यूनियन C कैसे बनाऊंगा? B यूनियन C वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो B के अंदर भी आएगा, C के अंदर भी आएगा और B और C के बीच से कॉमन एलिमेंट्स भी। तो B के अंदर भी आएगा सारे एलिमेंट्स, C के अंदर भी आएगा सारा एलिमेंट, और वो सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी आएगा, C के अंदर भी आएगा, और वो सारे एलिमेंट्स जो मेरे B और C के बीच में कॉमन हो, ये वाले एलिमेंट्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये मेरा हो जाएगा B यूनियन C। ये मेरा क्या हो जाएगा? B यूनियन C। अब आप बोल रहे हो सर B यूनियन C तो मिल गया, अब इसका A से इंटरसेक्शन कराओ। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C वो मेरा सेट आएगा जिसमें B यूनियन C के सारे एलिमेंट्स और A सेट के सारे एलिमेंट्स जो कि कॉमन हो, जो दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिख दूं तो वही होगा मेरा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यहां पे कॉमन क्या है? आप देख रहे हो ये मेरा A सेट है, इसके ये A सेट के और B यूनियन C के बीच में कॉमन क्या है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये A सेट का भी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट है, ये A सेट का भी पार्ट है। तो इतने पार्ट को छोड़ के अगर मैं बाकी वाला डिलीट कर दूं तो मेरे को ये सारी चीजें मिल जाएंगी यहां पे। तो इसको रब करते हैं। तो मेरे बच्चों ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने डॉटर लाइन के अंदर दिखा रखा है, ये ऐसा पार्ट है जो A के बीच में भी और B यूनियन C के बीच में भी कॉमन है। B यूनियन C के बीच में और A के बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने यहां पे ऐसे डैश डैश करके दिखा रखा है। तो यही हो जाएगा मेरा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड का अगर मैं बनाना चाहूंगा एक वेन डायग्राम, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। इस सेट के अंदर 3 सबसेट्स एक सर्कल के फॉर्म में A, B और C, 3 सबसेट्स आ गए, A आ गया, B आ गया और मेरा C भी आ गया। अब A इंटरसेक्शन B दिखाओ। यहां पे A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A और B के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वही A इंटरसेक्शन B होगा। तो ये मेरा A है और ये मेरा B है, इसके बीच में कॉमन पार्ट है वो ये है। A इंटरसेक्शन B में ये आएगा मेरा। ठीक है सर। अच्छा सर आप A इंटरसेक्शन C बताओ क्या होता है? मैंने A इंटरसेक्शन B बना दिया अभी। अब आप बता रहे हो सर A इंटरसेक्शन C भी बताओ। A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन C में वो वाला पार्ट आएगा जो A और C के बीच में कॉमन है। तो ये हो गया मेरे A और C के बीच का कॉमन पार्ट। आ गया कि नहीं आ गया? A और C के बीच का कॉमन पार्ट आ गया। अच्छा अगर मैं अब इसका यूनियन कराऊंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यूनियन कराऊंगा, तो इसका मतलब ये होगा ये पूरा का पूरा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मैंने दोनों को जोड़ दिया। तो क्या यहां पे जो फिगर आया और क्या यहां पे जो वेन डायग्राम आया, क्या दोनों सेम नहीं है? तो आप बोलोगे सेम है। तो यही है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे मेरे पास 2 सेट है, एक सेट है V
और एक सेट है बी। यहां पे सारे वोवेल्स लिखे हुए हैं, यहां पे ए आई के यू इतने एलिमेंट्स है बी के अंदर। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंस निकालो वी और बी का, वी माइनस बी करो, तो इसका मतलब यह होता है कि वी के वो सारे एलिमेंट्स, वी के इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वी के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी के अंदर नहीं है। v माइनस बी में जब लिखूं तो इसका मतलब यह होगा v के वो सारे एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं b माइनस वी लिखो तो क्या होगा सेट यहां पे, तो इसका मतलब यह होगा b सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो v सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो यहां पे सबसे पहले v माइनस बी लिखते हैं, b सेट के सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स है जो b में नहीं है, a तो b में है तो a तो मैं नहीं लिखूंगा यहां पे, a तो नहीं आएगा। और कौन सा है, ib इस सेट के अंदर है, ई नहीं है तो ई आ जाएगा यहां पे। इस सेट जो मेरा वी ई जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो वी में तो है लेकिन बी में नहीं है, और वही हमें यहां पे लिखना है। ऐसा एलिमेंट जो इसमें है इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है तो ओ भी आ जाएगा, यू इसमें है तो यू नहीं आएगा। तो यहां पे दो एलिमेंट्स आएंगे वी माइनस बी में। अब मैं बी माइनस वी की बात करूं तो बी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो वी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां पे बी के अंदर ए है और एक वी के अंदर भी ए है तो ए तो नहीं आने वाला, इसमें आई है इसमें भी आई है, इसमें यू है इसमें भी यू है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है बी सेट के अंदर, एक ही ऐसा एलिमेंट है जो वी सेट के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा के। तो एक एलिमेंट वाले सेट को हम क्या बोलते थे बच्चों, याद करो, सिंगलटन सेट मेरे बच्चों, सिंगलटन सेट। यहां पे मेरे बच्चों इसी चीज को हम समझते हैं एक वेन डायग्राम के थ्रू। तो मैं सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो मेरे यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। अब इसके अंदर दो सेट होंगे v और b, ये हो गया मेरा v और ये हो गया मेरा b। तो मैं v माइनस बी के अंदर, ये मेरा सेट कौन सा सेट है, मैं क्या बनाना चाहता हूं यहां पे, किस चीज का वेन डायग्राम, v माइनस बी का। तो v माइनस बी के अंदर इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो v में तो है लेकिन b में नहीं है। तो v में कौन से होंगे और जो b में नहीं है, सिर्फ इतना, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ v में है और b के अंदर नहीं आता। ये समझ गए मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं इसका बना के दिखाओ, b माइनस वी का बना के दिखाओ, तो ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो गए दो मेरे सबसेट्स b और v, v और b। अब मेरे को चाहिए b माइनस वी, अब मैं कहता हूं b माइनस वी। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स b सेट के जो v में नहीं है, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स v सेट के जो v के अंदर ही नहीं आते, v से कोई रिश्ता ही नहीं है उनका, तो v अकेला खड़ा है और सिर्फ b के वो एलिमेंट्स आएंगे जो v में नहीं आते। तो ये हो गया मेरा b माइनस वी। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स का। तो बच्चों आपको एक और चीज बतानी थी मेरे को कि ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स मैं बताना भूल गया। मैं मान लेता हूं a एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और b एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 5 6 7 8। a एक सेट है b एक सेट है। अब मैं बोल रहा हूं कि a इंटरसेक्शन b निकालो, तो आप बोलोगे सर यहां पे a इंटरसेक्शन b कैसे निकल सकता है, क्योंकि ना ही यहां पे a के अंदर और b के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं। तो जब a के अंदर और b के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं है तो मैं यहां पे कैसे सेट बनाऊंगा। और इंटरसेक्शन का तो मतलब ये होता है ना कि कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है हमें। तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, ये बन ही नहीं सकता। तो जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये एक डिसजॉइंट सेट होता है। क्या होता है, ये एक डिसजॉइंट सेट होता है, मतलब इसका कोई जॉइंट, मतलब कोई कॉमन जॉइंट ही नहीं है, कॉमन कोई पॉइंट ही नहीं है इसका, डिसजॉइंट सेट। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त। आपको कैसी लगी मेरी क्लास ये बताइए कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपको कैसी लगी, फीडबैक दीजिए मुझे, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।